हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है कि नैतिक रूप से शिक्षित व्यक्ति कौन है। नैतिकता के विभिन्न पहलुओं की व्याख्या करें। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि शिक्षित वही होता है जो बस स्कूल में जाता है, कॉलेज में जाता है। शिक्षित वो भी होता है जिसको रहने की अच्छी तमीज़ होती है। तो यहाँ पे जैसे इस बच्चे ने लिखी हुई है परिचय, ये परिचय हेडिंग जो है वो डालनी जरूरी नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना है। मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है और समाज में सुव्यवस्थित जीवन जीने के लिए मतलब अच्छा जीवन जीने के लिए मतलब जीवन तो हर कोई जीता है। आप देखते होंगे कि जो कभी स्कूल नहीं गया जीता तो वो भी है, लेकिन उसका जीने का तरीका अलग होता है। और जो लोग पढ़े लिखे होते हैं उनका जीने का तरीका अलग होता है। तो जीवन जीने के लिए नैतिकता का पालन आवश्यक होता है। नैतिकता का मतलब होता है सही और गलत के बीच में अंतर करने की क्षमता। मतलब शिक्षित होना और नैतिकता का मतलब पालन करना सिर्फ और सिर्फ इसमें यही होता है कि आप जो है सही और गलत के बीच में आपको फ़र्क जो है वो महसूस होता है, जो व्यक्ति के मूल्यों, विश्वासों और व्यवहार को निर्धारित करता है। नैतिक रूप से शिक्षित व्यक्ति वह होता है जो अपने आचरण मतलब कि अपना व्यवहार में ईमानदारी, करुणा मतलब दया, सहिष्णुता, कुछ सहन करने की शक्ति, न्याय और कर्तव्य परायणता को प्राथमिकता देता है, अपने फर्ज को समझता है। नैतिक रूप से शिक्षित व्यक्ति की विशेषताएं कौन कौन सी होती है। एक तो होती है ईमानदारी। ठीक है, अब हम देखो पहले तो एक इंट्रोडक्शन दिया कि हम जो है अपने क्वेश्चन में ये चीज़ें जो है लिखने वाले हैं। इंट्रोडक्शन में आपको यही लिखना होता है। फिर उसके बाद जो है आप 1 बाय 1 करके पॉइंट्स में अपने जो है आंसर को लिख सकते हैं। नैतिक रूप से जो है शिक्षित व्यक्ति की विशेषताएं जो है निम्नलिखित हैं, इस तरीके से आप लिखेंगे उसमें। ठीक है, और फिर उसको 1 बाय 1 कैसे एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि ईमानदारी फर्स्ट पॉइंट है, ये वह सत्य और न्याय का समर्थन करता है मतलब साथ देता है और धोखाधड़ी छल कपट से दूर रहता है। न्यायप्रियता, उसको जो है न्याय अच्छा लगता है, वह निष्पक्ष और न्याय संगत फैसले लेता है और भले ही परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, कितनी भी मुश्किल हो, लेकिन फिर भी वो न्यायप्रिय ही रहता है। सहिष्णुता मतलब कुछ सहन करने की भी मतलब उसके अंदर शक्ति होती है। विभिन्न विचारों, संस्कृतियों और विश्वासों का जो है सम्मान करता है, आदर करता है। और आत्म संयम, अपने ऊपर कंट्रोल रखता है, अपनी भावनाओं और इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है और आवेग में आकर अनुचित कार्य नहीं करता है। और सदाचार मतलब अच्छा आचरण, नैतिक मूल्यों का पालन करता है और समाज में जो है आदर्श स्थापित करने का प्रयास करता है। और कर्तव्य परायणता, अपने दायित्वों को, यहाँ पे जो है दायित्व आएगा, उसको निष्ठा से निभाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है नेक्स्ट पेज पे आप ऐसे लिखेंगे नैतिकता की विभिन्न पहलू। अब नैतिकता को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले व्यक्तिगत नैतिकता, व्यक्ति के जीवन में जिन नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों का पालन किया जाता है, जैसा उसने देख रखा होता है वो वैसे ही सीख जाता है, उन्हें व्यक्तिगत नैतिकता कहा जाता है। इसमें निम्नलिखित मूल्य शामिल होते हैं, एक तो सत्य निष्ठा और एक आत्म संयम और एक स्वाभिमान और एक स्वतंत्रता। ठीक है, ये चीजें जो है व्यक्तिगत नैतिकता के अंदर आती हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है सामाजिक नैतिकता। समाज में समाज में सामंजस्य बनाए रखने के लिए आवश्यक नैतिक मूल्य सामाजिक नैतिकता के अंतर्गत आते हैं। यह उन सिद्धांतों पर आधारित होते हैं जिनसे समाज में शांति और व्यवस्था जो है बनी रहती है। इसमें शामिल होता है सहिष्णुता, इसमें शामिल होता है सहयोग, इसमें शामिल होता है न्याय, इसमें शामिल होता है मानवता। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है व्यवसायिक नैतिकता। व्यवसायिक नैतिकता ये क्या कहता है, किसी पेशे, किसी रोजगार में या कार्य क्षेत्र में नैतिकता का विशेष महत्व होता है। व्यवसायिक नैतिकता का मतलब होता है कि व्यक्ति अपने कार्यस्थल पर नैतिकता का पालन करे और अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाए। इसमें प्रमुख तत्व हैं, एक तो निष्पक्षता, इसमें है पारदर्शिता, इसमें है विश्वसनीयता, इसमें है गोपनीयता। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, पर्यावरणीय नैतिकता। यह नैतिकता का वह पक्ष है जो पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के उचित उपयोग से जुड़ा हुआ है। बढ़ती औद्योगिकीकरण और प्रदूषण की समस्याओं को देखते हुए यह मतलब और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। यहाँ पे और में 2 वो लगेंगे औ की मात्रा, ये जो है और भी महत्वपूर्ण हो गया है, ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। इसके तहत जो है निम्नलिखित नैतिक सिद्धांत आते हैं, एक तो पर्यावरण संरक्षण और एक जैव विविधता की रक्षा और एक जिम्मेदार उपभोग। ठीक है,
कहने का मतलब क्या है इस क्वेश्चन में कहने का मतलब ये है कि जो नैतिकता होती है वो मतलब बहुत तरीके की होती है। सबसे पहले तो जो है जैसे कि कोई भी व्यक्ति जो है अगर नैतिक कार्य करेगा तो व्यक्तिगत तरीके से उसको सत्यनिष्ठा मतलब सत्य में विश्वास रखना चाहिए, आत्म संयम खुद पे कंट्रोल करना चाहिए, अपना स्वाभिमान जो है वो कभी भी खोना नहीं चाहिए, स्वतंत्रता अपनी आज़ादी जो है वो नहीं खोनी चाहिए। सामाजिक नैतिकता की जब बात आती है तो कई बार हमें कुछ सहन भी करना पड़ता है, कई बार हमें किसी का साथ भी देना पड़ता है, हमें हमेशा ही न्याय का मतलब न्याय करना होता है। और मानवता जो है वो कब सबसे ऊपर होती है, मानवता, ठीक है, वो इंसानियत कभी भी नहीं भूलनी चाहिए। और निष्पक्षता, पारदर्शिता, निष्पक्षता, हमें किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं करना चाहिए। पारदर्शिता मतलब हम इतने क्लियर ट्रांसपेरेंट होने चाहिए कि कहीं भी कुछ भी ना छुपाएं। विश्वसनीयता, हम पे विश्वास किया जा सकता है। गोपनीयता, किसी और की बात को भी गोपनीय रखनी होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो है पर्यावरण के प्रति भी हमारी कुछ जिम्मेदारी होती है। पर्यावरण संरक्षण, हमें जो है प्रदूषण नहीं फैलाना चाहिए, जैव विविधता की रक्षा करनी चाहिए। और जिम्मेदार उपभोग, अगर कोई चीज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको इस तरीके से नहीं हानि पहुंचानी चाहिए कि नेक्स्ट जो पर्सन है वो उसको इस्तेमाल ही ना कर पाए। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना वो ये है ये कि भारतीय संस्कृति में अंतर्निहित मूल्य क्या होते हैं। तो भारतीय संस्कृति में अंतर्निहित मूल्य क्या होते हैं उनको स्पष्ट करें। तो भारतीय संस्कृति जो है प्राचीन, समृद्ध और विविधतापूर्ण है, जो सहिष्णुता, आध्यात्मिकता, नैतिकता और सामाजिक समरसता पर आधारित है। यह संस्कृति सहस्त्र शताब्दियों से चली आ रही है और समय के साथ इसमें कई बदलाव आए हैं। भारतीय संस्कृति में निहित मतलब छुपे हुए प्रमुख मूल्यों के विश्लेषण जो है वो यहाँ पे दिया गया है, नीचे निम्नलिखित है। सबसे पहले तो धर्म और आध्यात्मिकता। भारतीय संस्कृति में धर्म और आध्यात्मिकता का महत्वपूर्ण स्थान है। भारत विभिन्न धर्मों का जो है उद्गम स्थल है। यहाँ पे जो है बहुत सारे क्या है, यहाँ पे बहुत सारे उद्गम मतलब धर्म है, जैसे कि हिंदू धर्म है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है और सिख धर्म है। सत्य, अहिंसा, करुणा और ध्यान जैसी आध्यात्मिक अवधारणाएं भारतीय जीवन में गहराई से समाहित है। ये सभी इसमें बिल्कुल अंदर तक जो है वो छुपी हुई हैं। सत्य और अहिंसा की अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा को भारतीय संस्कृति की आधारशिला बनाया था। सत्य का मतलब केवल ईमानदारी और सच्चाई से है, बल्कि मतलब ये नहीं है, बल्कि यह न्याय और नैतिकता से भी जुड़ा हुआ है। अहिंसा का अर्थ जो है केवल शारीरिक हिंसा से बचना नहीं है, बल्कि यह मन, वचन और कर्म से भी किसी को हानि ना पहुंचाने की भावना को प्रकट करता है। कर्म यहाँ पे इस तरीके वाला होगा, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वह कर्तव्य और धर्म। भारतीय संस्कृति में धर्म केवल धार्मिक अनुष्ठानों से नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर क्षेत्र में उचित कर्तव्य का पालन करने से भी जुड़ा हुआ है। भगवद गीता में निष्काम कर्म की अवधारणा दी गई है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, परिवार, प्रेम और संयुक्त परिवार प्रणाली। भारतीय संस्कृति में परिवार को सामाजिक जीवन का आधार माना गया है। भारत में संयुक्त प्रणाली का प्रचलन रहा है, जहां पर कई पीढ़ियां एक साथ रहती हैं और आपसी सहयोग का वातावरण भी बना रहता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है अतिथि देवो भव। भारतीय संस्कृति में अतिथि को देवता के समान माना गया है। अतिथि देवो भव का मतलब होता है, इसका भाव भारतीय समाज में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अतिथियों का सम्मान, उन्हें प्रेम और स्नेह से सत्कार करना भारतीय समाज की पहचान होती है। विविधता में एकता। भारत विभिन्न धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों और परंपराओं का देश है। यहाँ हर एक क्षेत्र की अलग पहचान है, लेकिन इसके बावजूद भारतीय संस्कृति में एकता की भावना गहराई से निहित है। भारत में विभिन्न जातियों, संप्रदायों और पंथों के लोग जो है वो आपस में सद्भाव और सौहार्द से रहते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है योग और आयुर्वेद। भारतीय संस्कृति में योग का एक महत्वपूर्ण स्थान है। योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि यह मानसिक और आत्मिक शांति का भी माध्यम है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है करुणा और परोपकार। भारतीय संस्कृति में दान, सेवा और परोपकार का जो है विशेष महत्व है। मंदिरों, गुरुद्वारों और अन्य धार्मिक स्थलों पर निःशुल्क भोजन वितरण की परंपरा इस भावना का ही उदाहरण है। अब निष्कर्ष जैसे लिखते हैं तो लास्ट में हम कंक्लूजन ये भी नहीं हेडिंग डालनी होती है, ठीक है। उसके बाद देखो इधर भारतीय संस्कृति में अंतर्निहित मूल्य सहिष्णुता, परोपकार, करुणा, धर्म, सत्य, अहिंसा और विविधता में एकता पर आधारित है। ये मूल्य न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में भारतीयता की पहचान बनाते हैं। ये मूल्य अभी भी भारतीय जीवन को आधार बने हुए हैं और आने वाली पीढ़ियों को सही दिशा में सहायक होंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, मानव आचरण के नियम और सिद्धांत क्या है। आचरण के सिद्धांतों की व्याख्या करें। मानव आचरण के नियम और सिद्धांत समाज के भीतर लोगों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए बनाए गए मौलिक मानक होते हैं। ये सिद्धांत न केवल व्यक्ति के निजी जीवन को दिशा देते हैं, बल्कि समाज के समग्र सौहार्द और नैतिकता की भी रक्षा करते हैं। मानव आचरण के सिद्धांतों की व्याख्या
सत्य और ईमानदारी आचरण के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है सत्य बोलना और ईमानदार रहना। यह सिद्धांत यह सिखाता है कि किसी भी परिस्थिति में हमें सत्य का पालन करना चाहिए। झूठ बोलना या धोखा देना न केवल व्यक्ति को मानसिक और भावनात्मक रूप से प्रभावित करता है, बल्कि यह समाज में भी विश्वास की कमी का कारण बनता है। उसके बाद नेक्स्ट है दया और करुणा। आचरण का एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है दया और करुणा। यह सिद्धांत सिखाता है कि हमें अपने आसपास के लोगों के प्रति सहानुभूति और मदद का भाव रखना चाहिए। यह सिद्धांत हमें समझाता है कि अगर हम दूसरों की मदद करते हैं तो यह न केवल उन्हें लाभ पहुंचाता है, बल्कि हमारे आचरण को भी उन्नत करता है। आत्म नियंत्रण और संयम की बात करें तो मानव आचरण का एक अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत आत्म नियंत्रण और संयम है। यह सिद्धांत यह सिखाता है कि हमें अपनी इच्छाओं और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। जब हम संयम से काम करते हैं तो हम न केवल अपने आंतरिक संतुलन को बनाए रखते हैं, बल्कि अपने निर्णयों को भी बेहतर सोच समझकर लेते हैं। नेक्स्ट है समानता और सम्मान। यह सिद्धांत बताता है कि सभी व्यक्तियों को समान अधिकार और सम्मान मिलना चाहिए, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, लिंग या वर्ग से संबंधित है। हर व्यक्ति को बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए। इस सिद्धांत का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा और अधिकार का भी सम्मान करना चाहिए। नेक्स्ट है दायित्व और जिम्मेदारी। यह सिद्धांत बताता है कि हमें दूसरों की परिस्थितियों और भावनाओं को समझने और सम्मान देने की आवश्यकता है। जब हम दूसरों के दर्द और संघर्ष को समझते हैं तो हम उनके साथ सहानुभूति व्यवहार करते हैं, और यह सिद्धांत समाज में सहयोग की भावना को प्रोत्साहित करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, मौखिक बातचीत क्या है? मौखिक और गैर मौखिक बातचीत की व्याख्या करें। मौखिक बातचीत वह संवाद है जिसमें शब्दों का उपयोग करके विचारों, भावनाओं और जानकारियों का आदान प्रदान किया जाता है। यह बातचीत शारीरिक रूप से सुनने और बोलने के माध्यम से होती है। मौखिक बातचीत का मुख्य उद्देश्य एक दूसरे से जानकारी प्राप्त करने या किसी विशेष विचार को साझा करना होता है। मौखिक बातचीत के द्वारा न केवल सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, बल्कि अपने विचारों, भावनाओं और दृष्टिकोणों को भी व्यक्ति जो है वो साझा करते हैं। मौखिक बातचीत के प्रकार जो है वो कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले तो सामूहिक बातचीत। इसमें कई लोग शामिल होते हैं, जैसे कि सभा, सम्मेलन, किसी समूह में चर्चा करना। फिर नेक्स्ट है व्यक्तिगत बातचीत। व्यक्तिगत बातचीत में क्या होता है, इसमें केवल दो लोग शामिल होते हैं, जैसे कि दो दोस्तों के बीच में बातचीत होती है। फिर नेक्स्ट है दूरभाष वार्ता। फोन या फिर अन्य किसी तकनीक के माध्यम से की गई बातचीत जो है वो दूरभाष वार्ता होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, नेक्स्ट जो है वो है क्या, गैर मौखिक बातचीत। तो गैर मौखिक बातचीत जो है उसमें क्या होता है, तो जो गैर मौखिक बातचीत होती है उसमें क्या होता है, गैर मौखिक बातचीत में जो है एक होता है वह संवाद जिसमें शब्दों का उपयोग नहीं किया जाता है, जिसमें शब्दों का उपयोग जो है वो नहीं किया जाता है, और बल्कि शारीरिक हाव भाव, चेहरा, इशारे, शरीर की मुद्रा, दृष्टि और अन्य शारीरिक संकेतों के माध्यम से संवाद होता है। इसे बॉडी लैंग्वेज भी कहा जाता है। गैर मौखिक संवाद का उद्देश्य वही होता है जो मौखिक संवाद का होता है। जो मौखिक संवाद का होता है यानी विचारों, भावनाओं और जानकारियों का आदान प्रदान, लेकिन यह बिना शब्दों के होता है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति आपके सामने बोलते समय आंखों में आंखें डालकर ना देखे तो इससे यह संकेत मिलता है कि वह झूठ बोल रहा है। गैर मौखिक बातचीत के प्रकार। चेहरे के हाव भाव। चेहरे के हाव भाव किसी भी भावना को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने का एक शक्तिशाली तरीका होता है, जैसे मुस्कान या फिर उदासी। फिर नेक्स्ट है शरीर की मुद्रा। इससे किसी भी व्यक्ति की मानसिक स्थिति का अनुमान जो है वो लगाया जा सकता है। जैसे कोई व्यक्ति कंधे झुका कर बैठे तो यह थकावट का संकेत हो सकता है। आंखों का संपर्क। आंखों का संपर्क किसी भी संवाद का महत्वपूर्ण हिस्सा है। आंखों के माध्यम से हम यह व्यक्त कर सकते हैं कि हम किसी को ध्यान से सुन रहे हैं या हम उनसे सहमत हैं। हाथों के इशारे। हाथों के इशारे संवाद में प्रभावशाली होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति किसी दिशा में हाथ से इशारा कर रहा है तो वह उसे एक मार्गदर्शन के रूप में समझा जा सकता है। फिर नेक्स्ट है शब्दों की अनुपस्थिति। कभी कभी जो है वो चुप रहना भी बहुत कुछ कह जाता है। यह किसी व्यक्ति की सहमति, असहमति या दुख को व्यक्त कर सकता है। दोनों प्रकार की बातचीत की तुलना में मौखिक बातचीत में शब्दों का स्पष्ट अर्थ होता है और यह संचार के लिए सीधे तरीके से उपयोग की जाती है। दूसरी तरफ गैर मौखिक बातचीत में संकेतों, हाव भाव और शरीर की मुद्राओं के माध्यम से भावनाओं और विचारों का आदान प्रदान होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्वेश्चन ये है कि सहकर्मी कौन होते हैं। स्कूल और सहकर्मी के माध्यम से जो है मूल्यों के विकास पर चर्चा करें तो सहकर्मी वे लोग होते हैं जो किसी व्यक्ति के समान आयु, सामाजिक स्थिति या फिर हितों के होते हैं और जिनके साथ वह व्यक्ति किसी समूह या संस्था में नियमित रूप से संपर्क में रहता है। सहकर्मी सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि वे एक व्यक्ति के सामाजिक, मानसिक और भावनात्मक विकास में सहायक होते हैं।
सहकर्मी और स्कूल। स्कूल एक ऐसी जगह है जहां बच्चे सामाजिक जीवन के पहले कदम रखते हैं। यहाँ पर वे अपने सहकर्मियों के साथ समय बिताते हैं और जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं। विद्यालय में सहकर्मी का महत्व इस बात में है कि वे बच्चों के व्यक्तिगत विकास के साथ साथ उनके सामाजिक और मानसिक विकास में योगदान देते हैं और मूल्यों के विकास में सहकर्मियों का योगदान। स्कूल में सहकर्मियों का सबसे बड़ा योगदान बच्चों के भीतर मूल्यों के विकास को बढ़ावा देना है। सहकर्मी एक दूसरे से संवाद करते हुए ऐसे गुणों को ग्रहण करते हैं जो एक व्यक्ति के जीवन को दिशा प्रदान करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण मूल्य जो सहकर्मियों के माध्यम से विकसित होते हैं वो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले है समानता और न्याय। समानता और न्याय की अगर हम बात करें तो सहकर्मी के साथ समय बिताने से बच्चे यह समझते हैं कि सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। वे जाति, धर्म, रंग या लिंग के भेदभाव से परे जाकर एक दूसरे को समझते हैं कि समानता के सिद्धांत को जीवन में उतारते हैं जो आगे चलकर उनके जीवन में न्यायपूर्ण सोच को बढ़ावा देते हैं। फिर नेक्स्ट जो है वो क्या है, सही सुनता और सम्मान। जब बच्चे सहकर्मियों से मिलते हैं तो उन्हें विभिन्न व्यक्तित्व, विचारधारा और जीवन शैली का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार के अनुभव बच्चों को सही सुनता और सम्मान की भावना को बढ़ावा देते हैं। संचार और सामूहिक कार्य। संचार और सामूहिक कार्य से क्या होता है, सहकर्मी एक दूसरे से संवाद करते हैं, विचारों का आदान प्रदान करते हैं और समस्याओं को मिलकर हल करते हैं। इससे बच्चों में संवाद कौशल विकसित होता है। आत्मविश्वास और स्वनिर्णय। सहकर्मी का समर्थन बच्चों को आत्मविश्वास देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब एक बच्चा किसी कार्य में सफल होता है तो सहकर्मी उसकी सफलता को सराहते हैं, जिससे बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है। इसके अलावा सहकर्मियों के साथ बैठकर किसी विषय पर चर्चा करने व स्व निर्णय लेने की भी एक क्षमता बढ़ती है। नेक्स्ट जो है वो है सामाजिक जिम्मेदारी। सहकर्मी बच्चों को अपने आसपास की दुनिया के प्रति जिम्मेदार बनाने में मदद करते हैं। जब बच्चे सहकर्मियों के साथ मिलकर स्कूल के कार्यक्रमों में भाग लेते हैं तो वे यह समझते हैं कि समाज में वे अपनी भूमिका निभाना और दूसरों की मदद करना कितना ज़्यादा जो है वो सीख गए हैं।